इंट्रोडक्शन का। नमस्कार। आज गुरुवार और हमारा मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। बात ऐसा है कि इतने सारे इंसिडेंट्स देश में बने हैं और इतनी सारी बातें हैं कि क्या कहे और क्या ना कहे। सबसे दुख की बात जो हुई कि कुलदीप सेंगर जो उन्नाव रेप केस में मतलब एक्यूज नहीं, उनको ऑलरेडी क्राइम किया है, कन्विक्ट किए गए थे उनको और उनकी सजा भी जाहिर की गई थी, उनको छोड़ा गया। और सबसे दुख की बात है कि किसी को पूछे बिना, मतलब और इतना ही नहीं, उनका फुलहार भी हुआ। जैसे याद होगा आप लोगों को 2002 के हमारे बिल्किस बानो के रेप केस के जो एक्यूज थे, कन्विक्टेड थे, उनको सजा की माफी सुनाई गई स्टेट गवर्नमेंट ने। हमें सबको याद है 15 अगस्त, वो कैसी काली 15 अगस्त थी हमारे लिए, और उसके खिलाफ जो आवाज उठा उसके कारण फिर से सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा और फिर से वो कन्विक्टों को जेल में जाना पड़ा। वो हमारे पब्लिक ओपिनियन का क्या ताकत है उसका हमें पता चलता है। दूसरा पब्लिक ओपिनियन का ताकत पता चला कि अरवल्ली को लेके पूरे देश में आज बात चल रही है। हमारे राज्य में तो अरवल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है, किसी को शायद ये पता नहीं है। सब बात करते राजस्थान, हरियाणा और उसकी दिल्ली की, पर गुजरात भी अरवल्ली पर्वतमाला का उसमें भी हिस्सा है। माउंट आबू सबसे हाईएस्ट उसका ये है पीक, वो भी हमें पता है। और हमने एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया, पर गुजरात गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल रही। हमारे मंत्री श्री बताए मोडवाडिया साहब कि वी विल फॉलो द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट किया, कैसा मतलब क्या बोले। अभी तक हमें नहीं पता था कि पहाड़ को कोई मीटर और फीट में नापा जाता है, वो नहीं पता था हमें। अभी पता चला, ये नया ज्ञान है। ये किसका ज्ञान बोले हम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान है कि किसका ज्ञान है। तो अभी उसके खिलाफ जो आवाज उठी पूरे देश में, राजस्थान में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है, सबको उसके लिए मैं मुबारकबादी देना चाहती हूँ। और उसके कारण आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ऑल माइनिंग लीज हम फ्रीज कर देते हैं, अभी उसकी कड़क निगरानी करेंगे। और ये सस्टेनेबल माइनिंग का जो बात है कंसेप्ट, उसका काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्योंकि माइनिंग कभी सस्टेनेबल हो सकता है, वो वो भी क्या, कौन सा कंसेप्ट है। पर ये माइनिंग, सस्टेनेबल माइनिंग की बात करने लगे सब, मतलब आपको गड्ढे में गिरने का आजादी मिले, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारे देश में। तो ये इंसिडेंट जो हो रहे अरवल्ली को लेके, कुलदीप सेंगर को लेके, और उसके पहले ये बहुत अजीब नाम दिया गया हमारे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, जिसको हम शॉर्ट में मनरेगा बोलते थे। तो ये इसका नाम बदल दिया, ठीक है, नाम भी बदल दिया, उसमें कैसा रख दिया वीबीजी रामजी। वो बाबा, इसका फुल फॉर्म मुझे तो बोलना नहीं आता है, वो लिखने वाले, बनाने वाले, ड्राफ्टिंग करने वाले वो लोग शायद बता पाएंगे। ये अजीब व गरीब नए नाम दिए जाते हैं। और क्यों बदला, क्या कोई बड़ा प्रोग्रेसिव है बिल, और क्या मनरेगा में क्या बुराई थी। नहीं, मनरेगा का नाम पहले आया कि पूज्य बापू का नाम देंगे। अरे वाह, पूज्य बापू, हमारे सबके घर में बापू पूज्य होते हैं और सबके घर में होंगे, तो इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें क्या नई बात है। पर महात्मा गांधी का नाम नहीं, उसको बदलना है। तो ये नाम स्कीम का नया नाम देने से क्या बदलाव आया, उससे कोई लोगों को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की कि नहीं मिलेगी, वो अभी तक हम समझेंगे नीताबेन के पास से। हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोग तो रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में भी ये स्कीम लागू करो, ऐसी डिमांड हम लोग जब चुनाव का और ऐसा होता है, जब डिमांड रखने का, पब्लिक पीपल्स डिमांड, तब ये बात को हम रखते हैं। क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट का, बेसिकली हमारे देश में बहुत भयंकर है, बहुत बहुत डरावना रहा। मतलब अभी तक हम नहीं समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देश में क्या कर सकता है, और देख भी रहे कि क्या हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं या मर्डर हो रहे हैं, तो एक्सट्रीम चीज हो रही है। अभी कल ही सूरत में से वो माँ अपने बच्चे को लेके 14 फ्लोर से सुसाइड किया।
क्या बताए, क्या सुने और क्या समझे, समझ में नहीं आता। और पार्लियामेंट का सेशन ऐसे अ, म- क्या बताए, किसी का ओपिनियन नहीं लिया, पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं भेजा गया, इसी में कोई ओपिनियन नहीं आए, सजेशंस नहीं आए, सुने ही नहीं, और पार्लियामेंट में ऐसे ही इसको पास कर दिया। और हमारे प्रेसिडेंट भी कितने ये है, प्रॉम्प्ट है, तुरंत उस पर साइन कर दिया। तो ये बिल का क्या है, ये जानकारी लेने के लिए हमारे साथ नीताबेन हर्डीकर है, जो अन्न सुरक्षा कानून बनाने में और उसका प्रचार करने में और उसको निश्चित करने में उनकी बड़ी भूमिका गुजरात में रही है। और वो लोग बहुत कंसर्न है कि ये फूड सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। हम जानते हैं फूड सिक्योरिटी आज नहीं है हमारे देश में। ये जो रेशन की दुकान में जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो पूरी फुल पेज दे देती है गवर्नमेंट, पर ये मिड डे मील के जो वर्कर्स है वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें सप्लाई नहीं मिल रहा है, जहाँ एश्योर्ड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रेशन की दुकान पे जाओ तो या उनकी स्ट्राइक चलती है, या लोगों का बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, और वो सप्लाई कौन यूज करता है, क्या करते हैं, वो हम जानते हैं। और ये मनरेगा को लेके गुजरात में जो अभी हुआ था कौभांड, हम उसको खाबड़ बंधुओं बोलते हैं, वो मिनिस्टर के बेटे वो इन्वॉल्व थे। गुजरात में ये एक नया है, बहुत सारे ऐसे बातें चलती है, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे बैठने वाले लोग इतना करप्शन कर रहे हैं। और बड़ा प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री बोले ही जा रहे हैं, मैं कभी खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ। ये बातें चलती है और ये भी चलता है। कल तो कलेक्टर को ये किया गया, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के उनके मामलतदार को ये किया गया। मतलब ये जो जमीन का यहाँ जो चलता है, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ करप्शन का डेन हो गया है। वो बात पुरानी है, नई बात नहीं है। और उसके बीच एक गिफ्ट सिटी जो फेल्ड प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको ये करने के लिए, आर्टिफिशियल पंपिंग के लिए अभी प्रोहिबिशन पॉलिसी में उसमें रिलैक्सेशन किया गया। तो वो रिलैक्सेशन से क्या, लास्ट वीक में ही हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक ही महिला मुख्यमंत्री गुजरात में हुई, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में सीख भी दिया था बीजेपी सरकार को कि आप ये प्रोहिबिशन पॉलिसी में रिलैक्सेशन मत कीजिए। वो बोल के गए थे, उसको एक वीक भी नहीं हुआ और ये रिलैक्सेशन डिक्लेयर किया गया है। तो गिफ्ट सिटी में पार्टी हो सकती है, हो सकता है काफी लोग पार्टी करेंगे, वो करेंगे। पर मुझे एकदम याद है कि जितने फॉरेन के बिजनेस डेलीगेशन आते हैं और वो बात करते तो बोलते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड बदलने के लिए हम कभी बात नहीं करते हैं। जो कहीं पे भी हम जाएंगे, वो एप्पल वाले हो, माइक्रोसॉफ्ट वाले हो, कि कोई भी हो, दे हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। हम अमेरिका में जाएंगे तो क्या कानून बदलने की बात करेंगे? नहीं ना। तो फिर वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, ये बात है। तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात के नाम पे क्या चल रहा है? ये आर्टिफिशियल पंपिंग हो रहा है गिफ्ट सिटी को बेचने के लिए। मतलब वहां प्लॉट ले, कोई फ्लैट ले, क्या ले, ऑफिस ले, उसके लिए चल रहा है। उसमें महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है, अभी बहुत बड़े बड़े पैमाने पे है कि गुजरात में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। तो किसके कारण है वो भी सब हम जानते हैं, फिर भी ये स्टेप लिया है। मुझे लगता है हम यहाँ से सब बातों का खंडन करना चाहेंगे, कुलदीप सेंगर का रिलीज को लेके भी, ये रिलैक्सेशन जो प्रोहिबिशन पॉलिसी में किया उसको भी, और ये मनरेगा में जो बदलाव लाए, जो शायद इतने प्रो पीपल तो नहीं है अपेरेंटली जो दिखता है, और डिटेलिंग तो नीता बेन बताएंगे। ये सबको हम कंडेम करते हैं और प्रो पीपल स्टैंड के लिए हम गवर्नमेंट को आग्रह करते हैं। और अभी मैं नीता बेन हड्डीकर को रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी बहन। हिंदी में बात करेंगे। हाँ प्लीज। तो आपने बहुत सारे अहम मुद्दों पर बात की, और इन सारे मुद्दों का जुड़ाव हर किसी नागरिक, हर किसी इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। वो सुरक्षा का मुद्दा है, वो खुद एक अपने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाकर अपने मंतव्य को रखने का मुद्दा है। तो आज हम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात कर रहे हैं। इस एक्ट के साथ, जैसे आपने पहले जिक्र किया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये एक्ट तो उसके बाद आया, उससे पहले मनरेगा का कानून बना। और इस कानून की जो पूरी रचना हुई है उसका, और पिछले हफ्ते जो 17 और 18 दिसंबर को हमारे
लोकसभा के भवन में और राज्यसभा सदन में जिस तरह से चर्चा हुई, उसका कंप्लीट विपरीत चित्र है। मैं इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं इसका हिस्सा रही। हम लोग 2003, 4, 5 के दौरान अलग-अलग राज्यों में, और ये कानून का एक्चुअली जीव जहाँ से आया है वो जो जिन ये जो ड्राउट अफेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे अकाल ग्रस्त एरिया हैं, जहाँ पर सेमी एरिड रीजन, खास कर कर आदिवासी पूरा पट्टी है, जहाँ पर रोजगार के लिए लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, उन क्षेत्रों से सतत एक आवाज निकली है कि यहाँ का जो श्रम है, ये श्रम क्यों हम व्यय कर रहे हैं बाहर जाकर किसी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। इस श्रम का एक उत्पादक उपयोग गांव ही के अंदर अपने संसाधन बनाकर यहीं पर एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ रूप से आजीविका गांव के लोगों को मिले। इन श्रमिकों को हर साल जो 8-8 महीने, मैं तो पंचमहाल दाऊद क्षेत्र से काम करती आ रही हूँ और मैंने देखा है कि 6-6, 8-8 महीने बच्चों के साथ सिर पे पोटली उठाकर लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। ये पूरा श्रम जाता है शहरों में जहाँ कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। ये पूरा श्रमिक जाते हैं परिवारों के साथ बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम करने के लिए। इसी श्रम को कैसे हम अपने गांव में एक उत्पादक रूप से देखें, गांव में जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उसको कैसे बेहतर बनाएं, और इन्हीं संसाधनों के आधार पर कैसे गांव में आजीविका टिक सके, रोजी रोटी का काम गांव में किस तरह से बन सके, उसकी पूरी देश भर में यात्रा चली। हर राज्य में अलग अलग संगठनों के साथ बैठ के बैठकें हुई, श्रमिकों से बातचीत हुई कि हमें किस तरह के काम की जरूरत है। तो जैसे फूड फॉर वर्क एक समय में काम हुआ करता था कि आप काम करें और उसके सामने आपको अनाज मिलता था, और ये काम अकाल के समय में खुलता था। खुलने के लिए जिस तरह से अब नए कानून में कहा जा रहा है, सरकार की मर्जी पे खुलता था, और उसका देखरेख के लिए लोगों की आवाज या लोगों का कोई भागीदारी नहीं रहती थी, उसकी प्लानिंग में किसी तरह से भी भागीदारी नहीं थी। तो एक बहुत खुल के आवाज सब संगठनों से निकल के आई। वो श्रमिक संगठन थे, महिला संगठन थे, किसानों के संगठन थे, इन सब ने मिलकर एक आवाज उठाई कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो गारंटी दे रहा है, जो काम की गारंटी दे रहा है। और उस इसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो 70s में जो कानून बना था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो बना था, ईजीए, उसका भी एक अनुभव साथ में था कि इस कानून ने महाराष्ट्र के बहुत बड़े अकाल के समय में 70s में लोगों को काम दिया है और भूखमरी से बचाया है, एक सम्मान के साथ गांव में काम मिला है, रोजगार का गारंटी होने की वजह से एक वेज, आपको वेज की गारंटी उससे मिल रही है। तो इन अनुभवों के आधार से एक कानून की रचना हुई, और इस कानून में ये कुछ मायने देखे गए कि हमें इसमें क्या क्या इंश्योर करना है। सबसे पहले कि काम जरूर मिलना चाहिए, कुछ इन दिनों का इतने दिनों का काम तो मिलना ही चाहिए ताकि रोजी रोटी सुरक्षित कर सकें। गांव के 18 साल से ऊपर के हर श्रमिक को काम मिलना चाहिए, और ये काम इस तरह से तय हो कि जिस व्यक्ति की जो क्षमता है, तो गांव में बुजुर्ग लोग हैं जो 60 से ऊपर हैं, उनका तो समझ सकते हैं, पर कई बार गांव में श्रमिक 50 साल की उम्र में भी बुजुर्ग दिखने लगते हैं। उनकी क्षमताएं, क्योंकि इतना मुश्किल काम, इतना कठिन शारीरिक श्रम का काम करते हैं, तो क्षमताएं कम दिखने लगती हैं। कुछ ऐसे लोग जिनकी खास जरूरतें हैं, जो दिव्यांग या विकलांग कहेंगे, उन व्यक्तियों की जरूरतें खास तरह की हो सकती हैं, उनके काम करने की एक क्षमता अलग तरह की हो सकती है, तो उनकी क्षमताओं को ध्यान में रख के काम दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिला को भी एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे काम दिए जा सकते हैं ताकि वो अपने लिए सुरक्षित काम कर सके, रोजगार भी पा सके, अपने आप को पोषणक्षम खाना दे सके। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कानून को बनाने की बात हुई। देखा कि काम गांव में करना होगा, तब महिलाएं ज्यादा होंगी, तो इस कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए उनके बच्चों के साथ जब आ रहे हैं, वो 6 साल से कम उम्र के बच्चे जब आ रहे हैं, तो उनके लिए क्रैश की सुविधा होनी चाहिए। उनको दूध पिलाना होगा तो उनको बैठक के लिए जगह, एक शेड होना चाहिए, पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, दवाई की सुविधा होनी चाहिए। तो इतनी बहुत अहम जरूरतों को इसके बारे में सोचा गया, और ये पूरे विश्व भर में एक ऐसा कानून बना जहां 2007-8 के साल में हम जानते हैं कि वैश्विक आर्थिक संकट महसूस हो रहा था। तब पूरे विश्व भर में भारत के इस कानून के ऊपर काफी तवज्जो दी गई कि
ये एक प्रो पीपल प्रो पुअर श्रमिकों के हक अधिकार की सुरक्षा के साथ मिनिमम वेजेस देने वाला एक कानून बन रहा है, और एक ऐसी सुरक्षा दे रहा है जहां गरीब से गरीब व्यक्ति की के जीवन की कीमत की जा रही है। तो जब ये कानून 2005 में संसद में उसके ऊपर चर्चा हुई, अब तो पिछले हफ्ते भर से उस सेशन को अगर आप रिपीट करके वीडियो में देखते जाएं, और इस बार 17-18 की बैठकों में जो राज्यसभा और लोकसभा में हुई उसकी चर्चा को देखें, तो हमको लोकतंत्र में कैसे बदलाव आया है उसका एक पूरा चित्र नजर आता है। 2005 के कानून को जब बहाली दी गई, जब उसको सर्वसम्मति से बहाली दी, पूरे सदन में 100% वोट से ये कानून पास हुआ, और तब हर विपक्ष के लोगों ने भी उसको अपना वोट दिया कि ये कानून किस तरह से अहमियत रखता है। इस बार जब सदन में चर्चा हो रही थी, वॉइस वोट से इसको बहाली दी गई, तो पूरा किसी का आवाज नहीं सुना जा रहा है, पूरा विपक्ष के लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सदन के अध्यक्ष उसको रोक कर या चर्चा के समय को एक इम्पोर्टेंस दिया जाए उसको देखे बिना एक वॉइस वोट से इसको लोकसभा में पारित होते हुए चलने दे रहे हैं। राज्यसभा में भी वॉकआउट हो जाने के बावजूद इसके ऊपर, और कॉन्स्टेंटली कई सारे सांसदों ने इसके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी को डिस्कशन में भेजा जाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि जो संसद में बैठे हैं, कि 10 दिन पहले एक बैठक होती है, तब भी पार्टी के लोग सिटिंग गवर्नमेंट से ये अंदेशा नहीं आ रहा है कि इस तरह के किसी बिल के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो अचानक से ये चुप्पी में एक छुपी तरीके से इस कानून को लाने की जो कोशिश हुई है, वो दिखाता है कि मनरेगा कानून जब बना, किस तरह से लोकतांत्रिक रूप से गांव के लोगों से लेकर सांसदों के बीच में इसकी चर्चा हुई, और अभी का जो कानून है उसमें किस तरह से इस चर्चा को ना उठने देने के प्रयास हुए, है ना। तो ये एक अच्छे से छिपी राजनीति के रूप में आया। इसकी चर्चा पहले नाम से करी गई, और नाम से भटकाने की भी बातें होने लगी। नरेगा के कानून में भी पहले सिर्फ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, फिर बाद में उसमें महात्मा गांधी का शब्द जोड़ा गया, और इसके पीछे और कोई मंशा नहीं थी, पर वो एक स्वराज का सपना जो देखा है, उसी तरह से इस श्रम को हम कैसे अपने पंचायतों के माध्यम से स्वराज के तरफ ले जा सके। तो मनरेगा कानून में जो सबसे बड़ी पावर दी गई है वो ग्राम सभा को दी गई है, ग्राम पंचायत को दी गई है, स्थानीय रूप से अपने संसाधनों को पहचाने, उसमें किस तरह के विकास के काम होने चाहिए, इसके ऊपर गहराई से सोच बने, उसके योजना बने, उसमें कौन से समय पे ये काम चाहिए, कब काम चाहिए, इसके ऊपर पूरा योजना बनाया गया। तो जिसे सब लोग जानते हैं, मतलब हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। वो ये कानून कहता है कि ये डिमांड ड्रिवन काम है। मैं जब काम मांग रही हूँ एज अ ग्रामीण श्रमिक, तो मुझे काम मिलेगा 15 दिन के अंदर। गांव तय करेगा कैसा काम होगा, कहाँ काम होगा, किन संसाधनों पर काम होगा। ये भी हुआ, मतलब मैं कह रही हूँ कि मनरेगा में ये भी काम हुआ कि जहां पर ये काम हो रहे थे उसका बेनिफिट क्या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे अंतिम जो हमारे अंत्योदय परिवार हैं, क्या उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसके ऊपर भी सोच होती गई। कानून के अंदर जैसे ग्राम सभा में आयोजन बनाने के ऊपर कानूनी जिम्मेदारी रखी गई, उसी तरह से इस कानून में दूसरा एक अहम जो प्लान रखा गया कि हर प्लान का हर साल एक सामाजिक अंकेक्षण, जिसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं, वो होगा। तो कानून में, बहुत कम कानूनों में ये एक गुंजाइश रहती है कि सोशल ऑडिट को कानूनी रूप से एक माध्यम बनाया जाए। तो इस कानून में सोशल ऑडिट को भी अहमियत दी गई शुरुआत से, और इससे पहले ही आरटीआई का कानून था, तो कई सारे इस कानून में जो प्रावधान थे वो आरटीआईबल जिसे कह सकते हैं, कि जिसमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करना है, कितने श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में जो आंकड़ा दिखा रहा है, 26 करोड़ से अधिक, करीब 27 करोड़ श्रमिक इसमें रजिस्टर्ड हैं, और इन 26-27 करोड़ श्रमिकों के में से करीब दिख रहा है कि 12 करोड़ श्रमिक काम मांगते हैं, है ना।
और जो आंकड़े और ये सारे एनआईसी की वेबसाइट पर विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, उसी के आधार पे ये मैं बता रही हूँ कि जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उसमें से करीब जो 12 करोड़ श्रमिक हर साल अपना काम मांगते हैं, उनको भी पिछले 10 साल में, कानून के पिछले 10 साल में कई सारी तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा। क्योंकि मुझे तो आज बैठ के ये लगता है कि ये कानून बनाने की और इस नरेगा कानून को हटाने की शायद एक पॉलिटिकल चाल बहुत समय से सोची जा रही होगी। हम प्रधानमंत्री का इस कानून के ऊपर जिस तरह से खिल्ली उड़ाना हुआ, उस सदन के सत्र को अगर सुनते हैं तो लगता है कि क्या आज वो जो कहने जा रहे हैं, उनके पक्ष जो कहने जा रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि अगर इस कानून में ये दिख रहा था कि ये एक गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो वाला कार्यक्रम है, तो आप खुद देखिए, आपने कई सारे एसेट्स का जियो टैगिंग किया है। आप देखिए पिछले 20 साल में इन गांवों में क्या क्या संसाधन खड़े हुए हैं। मैं खुद जिन गांवों में काम करती हूँ, हमने देखा है कि जहाँ पुरानी नहरें थी, जो कैनाल्स से, जो तालाब से कैनाल से पानी आता था, उनका डीसिल्टिंग का काम हुआ है। जो तालाब थे उनका गहराई का काम काम किया गया है। जो रास्ते कच्चे थे उनको पेवर ब्लॉक्स बनाए गए। मैं एक कमेटी में रही, राष्ट्रीय स्तर की एक कमेटी जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल ने बनाई थी, और इस कमेटी की तरफ से हमने ये प्रस्ताव रखे कि किस तरह से जो स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं, जिसमें हम दिव्यांग लोगों की बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, जिनसे काम जिस प्रकार का होगा वैसे काम दिए जाएं, तो हमने उसमें सजेस्ट किए कि आप काउशेड बनाने के काम करिए, आप वर्मी कंपोस्ट पिट्स बनाने के काम करिए, आप वेजिटेबल कल्टीवेशन के काम करिए। इस तरह से जो स्मॉल एंड मार्जिनल, हमारे यहाँ जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके एसेट्स में सुधार होगा, उनकी उत्पादकता में सुधार होगा, उनका भूख के समस्याओं से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको निजात मिलेगी, और उनको अपने गांव से बाहर जो श्रम मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ हद तक हम रोक ला सकते हैं। और ऐसे काम हुए, ऐसे काम हुए। आप गांव में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हमको दिख रहे हैं, और कई ऐसे काम करने की और कई गुंजाइशें हैं। हमने सबने देखा कि नरेगा का काम सबसे बड़ा एक जीवन दान मिला जब कोविड हुआ। अब आंकड़े देखिए, कोविड से पहले के आंकड़ों में और कोविड के समय और उसके बाद के आंकड़ों में, तो देखिए करीब 100 दिन के काम जिन परिवारों को मिल रहे थे, उनकी संख्या करीब 70-71 लाख परिवारों को 100 दिन तक का काम मिल पा रहा था। हम उसके बाद उसमें सिस्टमैटिक गिरावट देख पा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछले साल 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 44 लाख परिवारों को काम मिला। तो जो काम तब हमें दिख रहा था कि परिवारों को अपने तो जिन परिवारों को इससे काम मिल रहा था, उनका रोजगार मिल रहा था, अपने घर में रहकर काम कर पा रहे थे, इन परिवारों को ये काम नहीं मिला। मेरा अनुभव महिला संगठन और महिला किसानों के साथ काम करने का है, और हमने देखा अधिकतर लोग वर्क साइट्स पर महिलाएं काम करते हुए नजर आ रही हैं। और एक समय में ये था कि सिर्फ महिलाएं ही वर्क साइट पर काम कर रही थी। आज भी नेशनल आंकड़ा दिखा रहा है करीब 58% श्रमिक जो नरेगा साइट पर हैं वो महिलाएं हैं। तो ये महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाता था? महिला श्रमिक की अपनी नेगोशिएशन अपने घरों में, अपने गांव में काम देने वाले किसानों के साथ बढ़ी, है ना? क्योंकि इस कानून के अंदर मिनिमम वेजेस देना एक गारंटीड प्रावधान है, एक जवाबदेही बन जाता है कि किसी भी श्रमिक को मिनिमम वेज तो हमें देना ही होगा। तो ये आप देखिएगा, जब ये कानून 2005 में आया, इम्प्लीमेंटेशन 6-7 के समय में गुजरात में सालों से जिन मिनिमम वेज के ऊपर किसी भी तरह की चर्चा या बढ़ोतरी नहीं हुई थी, कानून के आने के बाद कुछ कुछ हद तक वो बढ़ोतरी होने लगी। और इसके पीछे दो कारण हैं। श्रमिकों ने नेगोशिएशन शुरू किया, अपने गांव के वेजेस में बदलाव हुआ, है ना? कई जगह पे आज की तारीख में मिनिमम वेजेस के ऊपर कम नहीं हो रहा है ना?
वो जिस तरह से लिस्टेड है, जिस तरह से इंश्योर्ड किए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो नरेगा कानून ने एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सेट किया गांव में, श्रमिकों के लिए ये ताकत दी कि अगर मुझे नरेगा में ये काम वेतन मिल सकता है, तो मैं क्यों किसी किसान के यहाँ जब काम करने जाऊंगी, तब मैं वो निंदाई का काम है, कटाई का काम है, जो भी काम है, जिस काम में मैं जा रही हूँ, मैं मिनिमम वेज से कम क्यों लूंगी। तो एक तरह से नेगोशिएशन फॉर बेटर वेजेस, बेहतर वेजेस के लिए उन्होंने अपनी बात रखने की शुरुआत की, और हम देख रहे हैं कि गांव में वो बेहतर वेजेस मिल रहे हैं। तो जब नए कानून में, जिससे अभी आप बोल रहे थे मीनाक्षी बहन की, बोलना मुश्किल है सही में, वो वीबी ग्राम जी जो कार्य कानून आ रहा है, विकसित भारत ग्रामीण, वीबी ग्राम जी भी हो कह सकते हैं उसे, क्योंकि वो ग्राम से शुरू हो रहा है और जी से खत्म हो रहा है, तो मैं उसे इस तरह से कह रही हूँ कि वो विकसित भारत ग्राम जी का कानून जो है, क्योंकि ग्राम को तो कहीं केंद्र में रखना जरूरी है, केंद्र में अपनी ताकत जा रही है, पूरा निर्णय अभी केंद्र में जा रहा है। तो जो विकेंद्रित, हर पंचायत अपने आयोजन अपने गांव में बनाती रही, उसको अब हम कह रहे हैं कि केंद्र में ये काम बनेंगे। ये पंचायतों का ग्रेडिंग होगा, उनको ए बी सी तरह के पंचायतों में ग्रेडिंग किया जाएगा। ये ग्रेडिंग केंद्र सरकार से होगा। तो ये ग्रेडिंग किस तरह से होगा उसका और ज्यादा विवरण होगा, पर हमें अभी समझ में ये आ रहा है कि ऐसी पंचायतें सरकार केंद्र से कहेगी किन पंचायतों में काम हो सकता है। तो नरेगा में हर ग्रामीण इलाके में जो काम की गारंटी, 100 दिन के काम की गारंटी थी, वो हट गई है। तो कई जगह पे जिस तरह से कहा जा रहा है, मैं कुछ अभी के स्थिति और कानून की स्थिति को साथ में जोड़ के कहने की कोशिश कर रही हूँ। अभी पिछले 2 दिन से केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने सर्कुलर निकाले हैं कि 26 तारीख तक पूरे देश भर में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभाएं होंगी और इस कानून का प्रचार होगा। इस कानून के प्रचार में जो खरी खोटी कही जा रही है, उसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि हो सकता है आपकी पंचायत का ग्रेडिंग में आपकी पंचायत पे काम ही नहीं होगा, पर कानून में ये इस तरह से कहा जा रहा है कि हर पंचायत को एबीसी ग्रेडिंग किया जाएगा। कुछ पंचायतों में काम, कैसे काम होंगे, ये केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार अब 60% फंड देगी। पहले जो वे लेबर का, जो श्रमिक का, मतलब अगर कोई महिला सुबह काम करने जाती है, दोपहर तक का उसका काम जो भी होता है, उसकी नपाई होगी, नपाई के बाद उसका जो लेबर होगा, उसका श्रम का जो पैसा होगा, वो मनरेगा कानून में केंद्र सरकार के फंड से आता था, केंद्र देती थी। और जब ये काम मांगने के बावजूद नहीं मिल रहा है, तो उसका बेरोजगारी भत्ता देना है। तो 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला, तो 30वें दिन से आपको आपके वेतन का आधा आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये मनरेगा में गारंटीड था। जब राज्य सरकार ये काम नहीं दे रही है, तो बेरोजगारी भत्ते का जो बर्डन है वो राज्य सरकार पर था, पर वेतन देना है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर थी। अभी के कानून में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार तो 60% बजट देगी। तो अब तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह से हो गया। केंद्र सरकार के स्कीम का बजट इतना है, उसमें 60% जाएगा और 40% जो है राज्य सरकार से खड़ा किया जाएगा। राज्य सरकार कौन सी पंचायत में काम करेगी, वो केंद्र सरकार तय करेगी। अगर किसी पंचायत में काम कर दिया राज्य सरकार ने, तो केंद्र सरकार कहेगी कि ये हमारी कैटेगरी वाली पंचायत में नहीं है, तो राज्य के ऊपर उसका बर्डन आ सकता है। कई डिस्कशंस में हम ये सुन रहे हैं कि अभी जो भी आय है, राज्यों की जो आय है, वो तो बहुत ही कम है। गरीब राज्य हैं जिनके पास अपने खुद के आय के स्रोत कम हैं, हो सकता है उन जगहों पर अगर राज्य 40% वाला काम नहीं देगी, तो उनमें गरीबी की स्थिति और बढ़ सकती है, क्योंकि श्रम नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, काम के लिए पलायन करना पड़ेगा। जिन कामों पे जाएंगे वहां पे किसी भी तरह का नेगोशिएशन पावर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो हमारे पास कानूनन कोई एक संरक्षण भी नहीं है। तो हम अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जहां हमारी कोई, जो मान सम्मान के साथ काम का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में गारंटीड अधिकार है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा।
कल मेरी बात हो रही थी शनि बेन, जो देवगढ़ बारिया के गांव की श्रमिक हैं, विधवा हैं, बहुत यंग उम्र में वो विधवा हो गई। अभी उनकी उम्र कभी करीब 32 साल की है, और उनकी उनके पति का देहांत कुछ 6-8 साल पहले हो गया। वो कह रही थी कि मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैसे काम पे मजदूरी पे जाती, तो मनरेगा ने मुझे ये सुरक्षा दी, मैं घर में रहूं, बच्चे संभालूं, उनको स्कूल में भेजूं, नरेगा साइट पे काम करूं, घर आकर उनको प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से उनको रोटी खिला सकूं। अब ये कानून मेरे हाथ से निकल गया है, मेरा विधवा पेंशन भी नियमित नहीं आ रहा है, तो आप तो मुझे सीधा बोल रहे हो कि मर जाओ या तुम ही मार दो, तो मेरा झंझट ये खत्म हो जाए। तो इस तरह का आक्रोश अभी श्रमिकों में, महिला किसानों में, एकल महिला खेडूत जो हैं उनमें सुनाई दे रहा है। तो ये नहीं है बात कि ये सिर्फ कोई संस्थाएं या कैंपेन्स ही बात कर रहे हैं, ये हर इंसान को इसका एहसास महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मनरेगा बनाया है, उसकी नींव में उनका खून पसीना कहो, उनका समय कहो, उनका उनका एक सोच गया है, तो उसके साथ जो अपना जुड़ाव है, वो जुड़ाव को कायम रखना चाह रहे हैं। तो मैं फिर से ये ग्राम सभा की बात पे आती हूँ। 2 दिन से कुछ कुछ ग्राम सभाएं हो रही हैं, सरकार ने ऊपर से सर्कुलर में, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्कुलर को, आजकल तो एआई क्या नहीं करता, तो उन्होंने ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी भेज दिए हैं, और उन सर्कुलर के उस एजेंडा की डिस्कशन हो रही है। उसके सामने नरेगा के मजदूर अपना एक विरोध पत्र लेके जा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमको इस कानून में क्या कमियां दिख रही हैं, हमको मनरेगा मनरेगा में क्या शक्तियां दिख रही हैं। मनरेगा ने भी हमें बहुत एक तरह से देखें कि हमको जरूरत दिखती है कि इसको भी एक सशक्त कानून बनाने की जरूरत है। पिछले 10 साल में जब जब काम मांगा, हर बार नहीं मिला। पिछले 4-5 साल में सिस्टमैटिकली उसके बजट्स कम हुए। काम मांगने के बाद कानून में कहा गया कि आपको काम के आवेदन की पर्ची मिलेगी, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा आपने काम मांगा था, और इसके आधार पे आप बेरोजगारी भत्ता क्लेम कर पाओगे। गुजरात में मेरे काम के अनुभव में पिछले 20 साल में किसी भी वर्क साइट के काम के ऊपर कोई पर्ची नहीं दी गई, कभी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉन्स्टेंटली जो लड़त श्रमिकों ने, एक पूरा आंदोलन उसके ऊपर किया, आप पर्ची नहीं दे रहे हैं तो आप हमारे आवेदन पे स्टैंप लगाइए, तो हमारे पास एक प्रूफ रहता है। उस स्टैंप के आधार पर पंचमहल के श्रमिकों ने, देवगढ़ बारिया के इस विस्तार के श्रमिकों ने बेरोजगारी भत्ता की मांग की, कहीं पर उसका स्वीकार नहीं किया। आप वेबसाइट खोल के देखेंगे, आपको दिखेगा जितने लोगों ने काम मांगा उतने लोगों को काम दिया। क्या ये संभव है? तो हमारे यहाँ गणित ही उल्टा कर दिया, जितने को काम दिया उतने को गिन लिया कि इन्होंने काम मांगा था। तो हमको हमारे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसमें हम कॉलम ए पहले भर रहे हैं, कॉलम बी पहले भर रहे हैं, कौन देख रहा है? हमने बी भर दिया, फिर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ए पे कि जिन्होंने काम किया उन्होंने मांगा था। तो हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये डिमांड के सामने काम नहीं मिला। तो बेरोजगारी भत्ता की एप्लीकेशन को कभी गिनती ही नहीं की गई। नरेगा में भी ये सवाल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल विल एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है। तो हम एज अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान जो कैंपेन है फॉर राइट टू फूड के लिए, राइट टू वर्क के लिए, और इसी कैंपेन के तहत हम हर तरह की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा कोई रेवड़ी नहीं है, ये अधिकार है। और इस अधिकार के लिए सब जानते हैं कि लोकतंत्र में वेलफेयर की जिम्मेदारी केंद्र की है। इस कानून में हम समझते हैं कि ये बहाना है, केंद्र सरकार इस तरह के नए कानून लाके अपने जो कल्याणकारी राज्य का एक जिम्मेदारी है उसमें से छूटने का प्रयास कर रही है। तो ये कतई मंजूर नहीं है। आप मनरेगा को बेहतर बनाइए, उसमें ज्यादा दिनों के काम की मांग कई सालों से हुई है, तो ये 125 दिन नहीं 200 दिन के काम की मांग हुई है। अनूप सतपथी जो एक केंद्र सरकार ने नियुक्त किए गए प्रतिनिधि रहे, जिन्होंने वेजेस के ऊपर एक समिति ने सजेस्ट किया कि लिविंग वेजेस कैसा होना चाहिए। इस समिति ने सजेस्ट किया कि अभी जो 288 रुपए गुजरात में मिनिमम वेज के रूप में नरेगा में कहे जा रहे हैं, उससे किसी का ये लिविंग वेजेस नहीं है, किसका गुजरान चलेगा? शनि बेन के घर में दिन के अंत में। और एक इम्पोर्टेंट बात, मिनिमम वेज तो मिल भी नहीं रहा है गुजरात में। अगर आप एवरेज देखने जाएंगे तो 255-54 रुपए मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है।
हाईएस्ट डांग में 277 मिल रहा है, वो भी 288 नहीं मिल रहा है। तो कई सारे जिलों में आज भी मिनिमम वेज नरेगा के नहीं मिल रहे हैं। तो इसको तो ठीक करना ही है, पर इसको ठीक करते करते ये भी कहना है कि ये 288 इस महंगाई के समय में संभव नहीं है। इन्फ्लेशन के साथ वेजेस को लिंक करना बहुत जरूरी है। एक सम्मान के साथ के वेजेस के लिए, एक लिविंग वेजेस के लिए हर किसी को उसके श्रम का, आप अकुशल कहें जो भी कहना चाहें, उसको दिन का 700 रुपया मिलना चाहिए। उनको 200 दिन के काम की मजदूरी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो हम बात कर रहे हैं, क्रश की सुविधा, पानी की सुविधा, मेडिसिन की सुविधा, आराम का अधिकार, ये सारे इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो मिलने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा जो है कि हमारे जॉब कार्ड्स हैं, हम कल देख रहे थे सुमित्रा बेन गांव शनियाड़ा की रहने वाली है, उन्होंने अपने गांव में 15-20 बार गांव से निकलकर तालुका में जाकर जब काम की मांग की तब उनको काम मिला। उनके जो श्रमिक हैं उन्होंने अपने घर के आंगन में पेवर ब्लॉक्स लगाने का काम, उनको मंजूरी मिली है। पर ये काम हो जाने के बाद उनको उनके वेतन पाने में बहुत लंबा समय लगा। इस नए कानून में वेतन समय पे नहीं मिलेगा तो कानूनन क्या सुरक्षा मिलेगी, हमें नहीं पता है। आपने सुना होगा पिछले 3 साल में वेस्ट बंगाल में काम नहीं दिया गया, वेतन नहीं दिया गया। मतलब राज्य सरकारों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में जो घर्षण है, उसका मतलब उसका भोग बन रहे हैं, उसका हाथा मतलब बनाया जा रहा है श्रमिकों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी शुरुआत हुई है। तो श्रमिकों को इतना अपना संघर्ष करने के साथ में ये दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है कि मनरेगा जैसे कानून की सुरक्षा बहुत जरूरी है, मिनिमम वेजेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। मनरेगा में आज जो प्रश्न है उसको ठीक करके एक बेहतर मनरेगा बनाना जरूरी है। पर ये वीबी ग्राम जी जो कानून है उसमें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। 125 दिन देने का जो वादा है वो सिर्फ बहाना है। आज की तारीख में पूरे देश भर में 50 से कम दिन लोगों को मिल रहे हैं। तो ये 125 दिन देने के बजट की गारंटी कहीं नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार खुद सिर्फ 60% की जिम्मेदारी ले रही है, जो किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, क्योंकि ये एक वेलफेयर स्टेट की तरह से उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए, क्योंकि ये गरीब राज्यों को और गरीबी की तरफ और उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी हो जाएगी जिस तरह से ये अगर कानून चलता है। महिला मजदूरों के लिए, महिला किसानों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन रहा है, इसका एक सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। इसके साथ बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, मजदूरों के यूनियन, किसान आंदोलन, ये संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन है। क्योंकि इस कानून में एक तरह से वो जो एक फ्यूडल सोच है ना, कॉलोनियल सोच है कि आप लोगों को बांट दो, किसानों और मजदूरों के बीच में बांटने का काम हो रहा है, ये कहकर कि जब किसानी के दिन होंगे 60 दिन काम नहीं मिलेगा। अब ये किसानों के बीच में और श्रमिकों के बीच में अपना एक नाता रहा है। नरेगा के साथ साथ लोगों ने काम किया है, जिस तरह से नरेगा में वेजेस मिले उस तरह से निगोशिएट करके बेटर वेजेस वहां लेने की कोशिश की है। तो ये जो 60 दिन किसानी के दिनों में काम नहीं मिलेगा, एक तरह से उलझाने वाली बात है। श्रमिकों और किसानों के बीच में लड़ाई खड़ी करने की बात है। और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग मनरेगा एंड उसको फिर से वापस लाने की बात की है। ये रिपील करने वाला कोई कारण नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसको रिपील किया जा रहा है, जिसका अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान, मकाम, नरेगा के साथ मजदूरों के जो यूनियन है उनका, कई सारे यूनियन का बहुत बड़ा समर्थन रहा है। और इस समर्थन के साथ हम तो आशा कर रहे थे कि 19 तारीख को हम जब चिट्ठी भेज रहे थे हमारे राष्ट्रपति जी को कि आप खुद आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, आप महिलाएं हैं, आपने इस कानून के तहत जो आप जिस राज्य से आते हैं वहां देखा है किस तरह से एक बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी एंड बिल्डिंग ऑफ द विलेज एज अ सोसाइटी का काम हुआ है, उसको आप देखेंगे। पर हमारी कमनसीबी कहें या हमारे पास लोकतंत्र में ये जगह नहीं रही, कमनसीबी क्यों कहें, लोकतंत्र को इतना सिकुड़ जाने की जो तैयारी की गई है उसके वजह से ये आवाज
तब तो नहीं पहुंचे, अभी भी हर संगठन का आंदोलन जारी है और ये डिमांड भी जारी है। थैंक यू। जिंदाबाद। कुछ सवाल अगर कुछ है तो हम कर सकते हैं। सचिन भाई, चाप जो है ना, हमारी मैं ठंडी ठंडी